Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 14, atmosphere, and it is the last topic of the chapter, global warming and its effect. Global warming is directly associated with the greenhouse effect. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। आपने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना होगा, इस तरह आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम भी सुना होगा, लेकिन एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बेसिक रीज़न जो इसका ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। तो हम ज़रा ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़। ग्रीन हाउस एक्चुअली यूँ कंसिडर किया जाए कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लास से बनी हुई वॉल्स हैं, ग्लास से बना हुआ रूफ़ है यानी छत है, और जिसमें प्लांट्स हैं दैट नीड द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर। तो ये हीट जब इस प्लांट्स को मिलेगी ग्लास की वजह से तो वो कोल्ड वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब ये जो फिनोमिनन है ये कैसे होता है कि ग्लास वॉल एंड ग्लास रूफ जो है इट अलाउइंग द सनलाइट टू पेनिट्रेट इन फ्रीली एंड वार्म द एयर एंड प्लांट्स इनसाइड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस ग्रीन हाउस के अंदर जो कि ग्लास वॉल से बना हुआ, इसकी साइड्स जो हैं वो शीशे की बनी हुई है, छत भी इसका ग्लास का बना हुआ है। तो जब सनलाइट एंटर होती है तो इसका इनसाइड जो है वो अंदर जो एयर होगी वो वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, और ग्रीन हाउस एक्ट एज द हीट ट्रैप। और हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस जो है वो हीट को ट्रैप करता है। अब ये चीज़ होती कैसे है, अगर इस डायग्राम में आप देखें कि सन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इसको ये प्रोड्यूस कर रहा है। और ये सन से रेडिएशन जो हैं ये हमारी ज़मीन तक पहुंचती है और विजिबल इसलिए हैं कि इनकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है। और शॉर्ट वेव लेंथ जो होती हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब ये हमारी ज़मीन के करीब आती हैं, ज़मीन अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को। सन जो है वो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 सेल्सियस है, और इसमें जो रेडिएशंस हैं वो शॉर्टर वेव होती हैं विद हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी होती हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ ग्रीन हाउस वर्क्स, कि ग्रीन हाउस अब काम कैसे करते हैं। यही रेडिएशन जब जो हैं वो हमारी ज़मीन पे जब उसके एटमॉस्फेयर पे एंटर होती हैं, यहाँ ज़मीन कंसिडर किया गया है, यानी ये जो अर्थ है जो इसके ऊपर एक हमें ग्लास का कवरिंग सी नज़र आ रही है। तो ये वो सराउंडिंग है जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से, एयर की वजह से हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हर वक्त एयर का एक ब्लैंकेट मौजूद है, ये उसको शो कर रहा है। अब शॉर्टर वेवलेंथ जो है, सोलर एनर्जीज जो है, ये जब एंटर होती हैं हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में और उनकी वेवलेंथ भी शॉर्टर है, वो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस हैं बट विद हाई एनर्जी in the form of the ultraviolet UV radiations, and these rays are visible. अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, वो रेज जो हैं वो हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ में, ठीक है। और जब हमारी जो अर्थ है इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है काफ़ी अमाउंट में, तो ये रेडिएशंस जो हैं ये कुछ देर के बाद अर्थ जो है इसको री इमिट करती है, रिलीज़ करती है इस एनर्जी को। और अब जो एनर्जी जो स्टार्ट में जब एंटर हो रही थी तो वो रेडिएशन शॉर्ट वेव थी, शॉर्ट वेव रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी विद हायर एनर्जी। लेकिन अब जब ये रिलीज़ होगी, अर्थ जब इनको री इमिट करेगी इन रेडिएशंस को, तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा
कि वो ग्रीन हाउस या एटमॉस्फेयर की कवरिंग को पास कर सके, क्योंकि ये जो है अब ये लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती हैं ये रेडिएशन जब ये री एमिटेड होती हैं फ्रॉम द अर्थ। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हो जाती हैं विद द लॉन्गर वेवलेंथ एंड विच कैन नॉट पास इजीली थ्रू द ग्लास। और नतीजे के तौर पर अब यहाँ पे हम ग्लास कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसको आप अपनी अर्थ कंसिडर करें जो बेस है, और ऊपर जो आपको ग्लास का बना हुआ इसका जो रूफ नज़र आ रहा है, दीज आर एक्चुअली द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ये जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन है, दोबारा मैं बता रही हूँ, ये हाई एनर्जी होती हैं, कैन इजीली पास थ्रू द ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड गोज इनसाइड इट। तो आप इसको समझ लें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस। इसमें से रेडिएशन जो हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की वो गुजर जाती हैं, पास हो जाती हैं, बट जब यही रेडिएशन ज़मीन पहले जो एब्जॉर्ब कर रही है शॉर्टर वेवलेंथ को, अब जब ज़मीन इसको अर्थ इसको री एमिट करेगी एनर्जी को, तो उस सूरत में ये रेडिएशन जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस या जिसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर की जो कवरिंग है उसको पास नहीं कर सकती। क्यों? इट इज़ नाउ ऑन द री एमिशन फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ नाउ लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन विद लोअर एनर्जी। और इसी असूल को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि री एमिटेड जो होती हैं ये रेज, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये हमारी सॉइल को गर्म कर देती हैं, हमारे प्लांट्स को भी हीट अप कर देती हैं। इनसाइड ग्रीन हाउस हर एक चीज़ क्या हो जाती है, इस हीट से जो है वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसका थोड़ा फ़ायदा भी है, हमारी ज़मीन पे जितनी वेजिटेशन है उसको एक ख़ास जो है वो टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फूड प्लांट जो अपनी फूड बनाते हैं, लेकिन जब ये हीट ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो फिर ये वार्म जो है ये हीट जो है इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। मज़ीद समझते हैं कि ये जो और स्टूडेंट जब कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता है, यानी रेडिएशन सन के थ्रू, सन की से जो रिलीज़ हो रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुज़र के हमारी ज़मीन को हीट अप कर रही हैं, हमारे प्लांट्स उस हीट से जो है अपनी फूड बना रहे हैं, लेकिन जब वो हीट री एमिटेड होती हैं फ्रॉम द अर्थ तो फिर उनको रास्ता नहीं मिलता, वो लॉन्गर वेव लेंथ हो जाती हैं रेडिएशंस और विद लोअर एनर्जी, तो वो फिर पास नहीं हो सकती एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट से, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है अर्थ का, क्योंकि लॉक्ड हो जाती है वो हीट जो रिलीज़ हो रही है ज़मीन की वजह से। और इस प्रोसेस को हम ग्लोबल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और ग्लास जो है एक्ट एज अ हीट ट्रैप। अब यहाँ ग्लास हम किसको कंसिडर करेंगे, ज़मीन के अराउंड एटमॉस्फेयर को। और बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर जो है इट एक्ट एज अ ग्लास वॉल और ग्रीन हाउस एक्ट एज अ ग्रीन हाउस। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली गैसेस की वजह से होता है। तो वो कौन सी गैसेस हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर को हीट ट्रैप करने का ज़रिया बनाती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। इनमें बड़ा नंबर, बड़ी अमाउंट किसकी है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन गैस की एंड वाटर वेपर्स। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ज़मीन से, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसका सबसे बड़ा ज़रिया फॉसिल फ्यूल जो हैं वो उनकी बर्निंग है, यानी ट्रांसपोर्टेशन चाहे बाय एयर है, बाय सी है, बाय रोड है, उसमें फ्यूल जो है बर्न कर रहा है। पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, इन तमाम के बनने से, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी वजह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में इजाफे की। मैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस में आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में कैसे इजाफा होगा उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा लैंड्स को फ्री किया जाता है ट्री से,
ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? दरख्त जब काट दिए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है एज ए रिएक्टेंट। तो जब प्लांट ही नहीं रहेंगे, दरख्त ही नहीं रहेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में इजाफा हो जाएगा। और दूसरी वजह जो है मीथेन गैस, मीथेन गैस CH4 को कहते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह इसकी रिलीज़ की वो एनिमल्स हैं। एनिमल जो फूड वगैरह खाते हैं जो सेलुलोज पे अक्सर मुश्तमिल है, तो वो फिर उसकी डाइजेशन पे ये मीथेन को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ह्यूज अमाउंट ऑफ द वेस्ट जो है वो एनिमल के वेस्ट से भी जो है प्रोड्यूस जो होती है ये गैस, वो मीथेन गैस है। तो मीथेन रिलीज़ जब ये एनिमल का जो वेस्ट है ये जब डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, एक तो उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है मीथेन गैस, और दूसरा इन एनिमल्स के जो वेस्ट हैं ये डिकम्पोज होते हैं जब आउटसाइड द बॉडी, तो फिर ये भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन को रिलीज़ करने का ज़रिया बनते हैं। तो नतीजे के तौर पर दोबारा आप देख लें, अर्थ एटमॉस्फेयर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की अमाउंट में इजाफा हो जाता है। वाटर वेपर यहाँ क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि एवेपोरेशन का प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा होता है, कंटिन्यूसली हो रहा होता है, तो नतीजे के तौर पर वाटर वेपर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई हैं, इन्होंने अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ये गैसेस जो हैं वो एक और लेयर बना रही हैं। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि शॉर्ट वेव जो रेडिएशन सन की हैं UV, वो तो एंटर जब हो जाती हैं तो ये गैसेस फिर जब अर्थ री एमिटेड करती है इसी हीट को, तो ये गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ये उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर से रिलीज़ नहीं हो सकती। नतीजे के तौर पर अर्थ का जो टोटल टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो जाता है, और फिर लॉन्ग टर्म वेदर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और ये क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके जा रही होती हैं। इसमें जो है वो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके नतीजे में अनकंडीशनल, अनप्रेडिक्टेबल जो है वेदर चेंजेस आएंगी। हैरिकेन यानी समंदरों में तूफ़ानों का आना, फ्लड्स हैं, इसके अलावा वाटर लेवल जो है वो सीज़ में बढ़ रहा है बाय द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, ग्लेशियर्स। तो उससे कई जो हैं वो एरियाज़ जो हैं, आइसलैंड्स जो हैं, जो कोस्टल टाउन्स हैं, यानी जो सरहदी इलाके जो होते हैं, साहिली इलाके जो होते हैं, जो कि सी शोर्स यानी साहिल समंदर के साथ जो बस्तियाँ होती हैं, वो पानी ज़्यादा हो जाने से, सी लेवल ज़्यादा हो जाने से वाटर के वो डूब जाती हैं, आइसलैंड जो होते हैं वो डूब जाते हैं, और इसका ओशंस जो हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आइस कैप्स और ग्लेशियर फ्लोट कर रहे होते हैं, ये गायब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो -18 होना चाहिए था, लेकिन वो इन दिनों में 1500 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ता जा रहा है। इसकी एक और सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंजेस की वो बायोडाइवर्सिटी का भी डिस्टर्ब होना है। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि स्पेसिफिक जो हैं वो क्लाइमेट में या वेदर में या सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर की कई जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। और पोलर बियर के अलावा अंटार्कटिका, इस मतमिनताई जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सील फिश जो है पाई जाती है, लेकिन ये गर्म इलाके में या कम ठंडे एरियाज़ में या सी में सरवाइव नहीं कर सकती। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि उस एरिया से मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं उस तरफ जहाँ पे उनके लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो कि
मूव नहीं कर सकती, वो उस स्पेसिफिक एरिया के अलावा कहीं पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो डिकेड्स होते हैं, यानी सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में जो वेदर चेंजेस आती जाती हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस आती जाती हैं, ये ना सिर्फ जो है वो ज़मीन को मुतासर करती हैं, इसके ऊपर रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है रिलेटेड सीज़ के अंदर, उसको भी मुतासर करती हैं। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों का लिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल और केमिकल। टिल देन अल्लाह।